हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम अपनी जो प्लेटफॉर्म से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए साहित्य क्लास लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो हमने वन लाइनर लिया है प्लस आदिकाल से लेकर भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल और आधुनिक काल के भी जो पार्ट्स हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण राइटर्स हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनको हम यहाँ पर सजोए हुए हैं और इससे बाहर आपका परीक्षा में नहीं आना है। आपका चाहे यूपी कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, टेट हो, सी टेट हो या वन विभाग का हो, ऑपरेटर का हो, जहां जहां हिंदी का वनडे एग्जाम में आपका आ रहा है, हरियाणा हो या बिहार का एस टेट हो या बी टेट हो, कोई भी हो, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वो। और इसमें जो हमने रचनाओं को जो लिया है वो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाओं को लिया है। और जो पुस्तक का आधार लिया है हमने डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा जी की बुक को आधार बनाया है हमने। साथ ही साथ डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको हमने आधार बना के यहाँ पे लिखा है। और उससे जो बिंदु हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इससे बाहर आपका पेपर्स बिल्कुल नहीं जाने वाला है। तो बिना समय गंवाए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य को गद्य और पद्य के माध्यम से इंगित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हिंदी साहित्य सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है साहित्य जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलेगा, सा प्लस हित। सा मतलब होता है सबका, हित मतलब होता है कल्याण, ठीक है। जो सबका कल्याण करे, जो सबका हित करे, सबका कल्याण करे, वही साहित्य होता है। और जो ये साहित्य जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे लिए हमारे जो पुरातत्व चीजें हैं, जो चीज हमसे ओझल हैं, जो हमारे साहित्य की और जो हमारे देश की जो अपनी एक आधारशिला रही है, उसको यहाँ पर रखा हुआ होता है। जो कवि लोग हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में उनको सारा का सारा उकेरा है। और उसका जो है बच्चों को वाचन और पाठन करना नितांत आवश्यक है, जिससे अपनी संस्कृति से और अपनी हर चीज से वो बच्चे परिचित होंगे। तो देखो यहाँ पर जो लिखा है हमने, हिंदी में सर्वप्रथम, यानी कि हिंदी में पहले पहले कौन है, तो ध्यान रखना है। पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, हिंदी के प्रथम कवि है। वन लाइनर है, एकदम क्विकली आपका तैयार हो जाएगा और आपका समय भी कम लगेगा। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव में बहुत एक्सपेंड करके बहुत ज्यादा पैसे पढ़ाते हैं, तो उसका कोई हित नहीं है आपके लिए। आपको कम समय में ज्यादा काम करना है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको हार्ड वर्क से बचना है, आपको स्मार्ट वर्क पे बल देना है, जिससे आपको परीक्षा का समय कम है। 18 फरवरी में आपका पेपर लगा हुआ है, तो परीक्षा के समय को भी ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दे रखा है कि हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो हिंदी के प्रथम कवि जो हैं वो सरप्पा हैं। इनका समय 9वीं शताब्दी है। लेकिन लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको कि कुछ कवि जो हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, वो स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं, जिनका समय 8वीं शताब्दी है। तो ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है। दूसरा है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो वो अमीर खुसरो हैं। कौन है भैया? अमीर खुसरो हैं। दूसरा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो है। यहाँ थोड़ी अशुद्धि है, ये जो है हमारा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। ये चंद्रवाडाई द्वारा रचित है। दूसरा है, खड़ी बोली गद्य का प्रथम महाकाव्य है, तो प्रिय प्रभास है और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है। दूसरा है, प्रश्न है, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किया गया है, तो 12 मासा वर्णन जो किया गया है वो बीसल देव रासों में किया गया है। इसमें प्रेम का वर्णन है, ठीक है। और रचना किसकी है? नरपति नाला की है। आपसे देखो क्वेश्चन में पेपर्स में पूछा गया है कि भाई बीसल देवरास तो रचना किसकी? अभी हम आदिकाल में उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है नरपति नाला की दे रखी है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग करता है, तो दोहा छंद का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो जोइंदू ने किया है। किसने किया है? जोइंदू ने किया है। और दोहा जो आता है हमारा, दोहा किसके अंतर्गत आता है? दोहा हमारा किसके अंदर आता है? छंद के अंतर्गत आता है। और छंद का जो जनक कहा जाता है, पिंगल को कहा जाता है, ठीक है, आपको पता होगा वो। अगला, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई छंद का प्रयोग करता कौन है? तो वो सरहप्पा है। यहाँ पे पा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। अगला है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो ये आपका बेटा नहुस है। ये गोपाल चंद गिरधर दास का लिखा हुआ है, ठीक है।
अगला है हिंदी की प्रथम एकांकी। हिंदी की प्रथम एकांकी है तो ये एक घूंट है, ये जयशंकर प्रसाद की है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये हिंदी में सर्वप्रथम है। तो सर्वप्रथम से आपसे क्वेश्चन इस समय विविध वाला जो पोर्शन है आपका, वो इसी में आएगा। जो आपका ये जो सिलेबस पाठ्यक्रम दे रखा है उसमें विविध का जो पोर्शन है वो सारा का सारा पोर्शन आपका यही है। ठीक है, अगला है छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। तो छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? झरना है। और इसके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद किस काल के में आएंगे? ये हमारे छायावादी कवि आएंगे। आधुनिक काल का जो एक युग होगा छायावादी युग, वहां पर आएंगे। अगला है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है बेटा? इंदुमती है। कौन सी है? इंदुमती है। इसके राइटर हैं किशोर लाल गोस्वामी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। फिर देखते हैं हम हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है। तो चंद्रलोक की यात्रा है, ये केशव प्रसाद की है। इसके राइटर कौन है? केशव प्रसाद हैं। अगला है हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है। तो वचनबद्ध है, ये सतीश जी की है, सतीश राइटर है उनकी है। अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो ये परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास का है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना आपके लिए। ठीक है, ये यूपीएसआई में पूछा गया है, कांस्टेबल में पूछा गया है, तो हो सकता है कि रिपीट आपका हो जाए प्रश्न। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, वो परीक्षा गुरु है। और हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, वो इंदुमती है। और किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? वो छप्पर है। और ये किसका? जयप्रकाश करदम का है। ये करदम लिखा हुआ है, गलत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये टाइपिंग वाले भैया का थोड़ा सा एरर है, कोई बात नहीं, हम शुद्ध कर लेंगे यहाँ पर। अगला है हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन सी है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक है। और ये बनारसी दास जैन जी की है। किसकी है भैया? बनारसी दास जैन जी की है। और ये प्रश्न भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला है हिंदी की प्रथम मानव जीवनी ग्रंथ कौन सा है। तो ये कलम का सिपाही है। और ये प्रेमचंद की है। अब यहाँ पर देखो, ये प्रेमचंद की जीवनी है। देखो, जीवनी और आत्मकथा में ये अंतर है। जीवनी जो है कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, मरणोपरांत लिखी जा सकती है, ठीक है, या जीवित रहते भी लिखी जा सकती है किसी के जीवन के बारे में, लेकिन उसके समय का, अंत समय का बोध वहां पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात आप जान लो थोड़ा सा। दूसरा, आत्मकथा जो व्यक्ति वो स्वयं लिखता है, आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। तो यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहा है कि हिंदी की प्रथम मानव जीवनी ग्रंथ कौन सा है। तो वो कलम का सिपाही है। जीवनी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। और ये लिखी किसने? अमृत राय ने। और अमृत राय कौन है? वो इनके पुत्र हैं। कौन है? इनके पुत्र हैं। और शिवरानी देवी इनकी पत्नी है प्रेमचंद की। अगला है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है। देखो, रिपोर्टाज सब थोड़ा, रिपोर्टाज, ठीक है, ये शिवदान सिंह चौहान का है। किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है। अगला है हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा कौन है। तो ये मेरी जीवन यात्रा है, जानकी देवी बजाज की है। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये थोड़ा गलत है, बाला साहब, बाला साहब गंगाधर, गंगाधर खैर है। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है वीजी खैर, बाल गंगाधर खैर। ठीक है, अगला है हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोगकर्ता कौन है। मतलब हिंदुस्तानी के शब्द के, क्योंकि हम भारत हिंदुस्तान की बात करते हैं, ठीक है, तो अंग्रेज लोगों ने यहाँ पर दिया था, तो इसके स्थान पर हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जॉन गिल क्राइस्ट ने किया था, जॉन गिल क्राइस्ट ने किया था। अगला है खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग करता है। तो वो लल्लू लाल है। ठीक है, और अभी पूछा है खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है। तो वो अमीर खुसरो था, पहले ऊपर गया है, ध्यान रखना। अगला देखो, यहाँ पर हम देखेंगे, अगला यहाँ देखेंगे, अगला हम देखेंगे यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन। देखो, यहाँ से आपका करंट में भी और वैसे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, तो यहाँ देखना है आपको। तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, ये 10 से 14 जनवरी में हुआ था प्रथम, 1975 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, दूसरा, प्रथम और दूसरा देखना है और अंतिम देखना है हमें 11वें वाला, बाकी को हम छोड़ देंगे।
तो ये जो है 1975 में हुआ था नागपुर में, और दूसरा हुआ था 28 से 30 अगस्त में हुआ था 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में। तीसरा हुआ था 28 से 30 अक्टूबर 1983 में नई दिल्ली भारतवर्ष में, और 11वां हुआ है 18 से 20 अगस्त पोर्ट लुइस मॉरिशस में। तो अभी जो हुआ है 2018 में वो कहाँ पे हुआ, पोर्ट लुइस में हुआ है। और इस प्रश्न को आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कोरोना काल रहा है, तो कोरोना काल में इतना नहीं रहा है। अगला हम आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा, अब यहाँ पर आदिकाल के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ से समय सीमा यहाँ पर दी है, तो आदिकाल का जो हम आकलन करेंगे वो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के अनुसार करेंगे। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के अनुसार हम बात करेंगे यहाँ पर। और रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि उन्होंने जो माना है वही प्रमाणिक होता है, और जो हमारा आयोग होता है वो उनको ही प्रमाणिक मानेगा साहित्य में, और किसी में नहीं मानेगा, ठीक है। दो बुक आपको ध्यान रखनी है, एक तो रामचंद्र शुक्ल जी की और एक डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र जी की। अच्छी बुक है और अच्छी है, मैं उनको बुक को भी बताऊंगा कि किन किन बुक्स आपको तैयारी करनी है। अगला देखते हैं हम, पहला जो है आदिकाल। तो 1050 से 1375 तक की इसकी समय सीमा है। इसमें जो है, इसमें जो है अगर हम बात करें आदिकाल, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके लिए एक चीज और दिमाग में बैठानी है। जब कोई भी साहित्य का सृजन किया जाता है, जब साहित्य लिखा जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या उसके काल विभाजन की रहती है, उसके नामकरण में रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि घर परिवार में जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो सब कहते हैं कि भाई उसका नाम ये होना चाहिए, उसका नाम ये होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर भी आज जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास था, एक तो इसकी समय सीमा में प्रॉब्लम रही कि समय सीमा क्या रखी जाए, क्या उचित हो सकती है। दूसरा इसका जो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात रही है इसके नामकरण को लेकर रही है। तो नामकरण में आपको ध्यान रखना है कि आदिकाल जो नाम दिया है, आदिकाल जो नाम दिया है, यहाँ पर हम बात करेंगे आदिकाल जो नाम दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। किसने दिया है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम दिया है, ठीक है। आदिकाल जो नाम दिया है इसका वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। दूसरा है वीरगाथा काल, ठीक है। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा काल माना है, या वीरगाथा काल नाम दिया है, वीरगाथा काल। तो ये दिया है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया बेटा? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। और अगर हम तीसरी बात करें यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के बाद में, तो बीज बपन काल, अगला क्या है हमारा? बीज बपन काल। क्या है? बीज बपन काल। तो ये जो नाम दिया है बीज बपन काल, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। ये भी बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये तीन आपको रखने हैं, ज्यादा और करने की जरूरत है नहीं हमें कि कहाँ से क्या है, क्या क्या रहना है, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं आएगा। इनसे ही संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। टीजीटी पीएचडी में अगर साहित्य का भी कोई बच्चा देख रहा हो, इसे वॉच कर रहा हो, तो यही महत्वपूर्ण रहते हैं, ज्यादा इतना वो नहीं जाता। और आपसे 12th लेवल के स्तर पर बात की गई है, तो ये आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है, ये इसके नामकरण हो गए कि किसने क्या नाम दिया है। इसकी समय सीमा भी देख लेना, 1050 से 1375 तक का समय इसमें दिया गया। ईस्वी हम बात कर रहे हैं हम। इसमें जो है, इसमें जो राइटर्स जो दिए हैं, तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने जो है 12 रचनाओं को प्रामाणिकता दी है, बाकी रचनाओं को इतना महत्व नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो है, जो ये राइटर हैं देवसेन, इनकी रचना है श्रावकाचार। क्या है देवसेन की रचना? क्या है? श्रावकाचार। पूछी जा सकती है। अगले हैं सरहप्पा, अगले राइटर है पा है यहाँ पर, इनकी है दोहा कोश। अगले हैं स्वयंभू, इनकी है पौमचर्यो, इनकी रचना क्या है? पौमचर्यो, पौमचर्यो, इनकी है परिमचर्यो। अगले हैं धनपाल, इनकी रचना है भविष्यत कहा। फिर है अब्दुल रहमान, इनकी है संदेश राशक, इनकी रचना कौन सी है बेटा? संदेश राशक है। फिर हेमचंद है, ये शब्दानुशासन है।
फिर भट्ट केदार हैं, इनकी रचना जय चंद्र प्रकाश है। फिर मधुकर कवि हैं, इनकी जय मयंक जसचंद्रिका है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे अगर हम आगे चलें, हम आगे हम चलें तो देखते हैं हम यहाँ पर अगले राइटर आएंगे नरपति नाला, इनकी रचना है बीसल देव रासो। कौन सी है भैया? बीसल देव रासो। थोड़ा मिस प्रिंट है, एरर है, ओ की मात्रा जो है ज्यादा लगा रखी है, तो ध्यान रखना, रासो शब्द ऐसे लिखा जाएगा। तो इनकी है बीसल देव रासो। फिर है जगनिक, अगले राइटर जगनिक, इनकी रचना है परमाल लासो, जिसे हम आलाखंड भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, इस आलाखंड में जो रचना एक पंक्ति पूछ ली जाती है, वो पंक्ति देखो इस समय वर्तमान के परिदृश्य में बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो पंक्ति मैं लिख रहा हूं, 12 बरस लो कुक्कुर जीवे, जीवे अरु तेरे जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति है। ये पंक्ति बेटा आपसे वैसे ही पूछ सकता है कि ये पंक्ति किस राइटर की, तो ध्यान रखना, ये जो पंक्ति है हमारी, ये जो पंक्ति है हमारी, ये किसकी है? जगनिक राइटर की है। किसकी है भैया? ये जगनिक की है, और ये राइटर होगा जगनिक, इनकी ये पंक्ति है। दूसरा, किस पुस्तक से है? तो इसे हम कह सकते हैं परमाल लासो या आलाखंड से है। ठीक है, इसमें कभी कभी आपसे रस पूछ सकता है, तो इसमें रस कौन सा है? तो ध्यान रखना, इसमें वीर रस है। क्या है बेटा? वीर रस है। ठीक है, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या हो सकता है? क्या होता है बताओ? उत्साह होता है। कमेंट्स में लिखना क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है हमारा। आगे हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है कि अगले राइटर कौन है? चंद्र बरदाई, इनकी रचना कौन है? पृथ्वीराज रासो। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे और चंद्र बरदाई कवि हैं, इन दोनों कवियों का जन्म और मृत्यु एक ही दिन है। जन्म भी इनका एक ही दिन ही हुआ था, और मृत्यु भी एक दिन ही हुई थी। और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो है बीच में खत्म हो गए थे, तो इनके जो पुत्र हैं जलहण, उन्होंने इसको पूर्ण कहा किया था, ऐसा माना जाता है। पंक्ति भी है, पुस्तक जल्लड़ हाथ दिए चले नृप गजराज। ठीक है, ऐसे कोई पंक्ति है, तो दिमाग में पूर्ण रूप से मेरा आ नहीं रही है। अगले राइटर हैं दलपति विजय, इनकी रचना है खुमाड़ रासो। क्या रचना है इनकी? खुमाड़ रासो। और ध्यान रखना कि आदिकाल की जो भाषा है, आदिकाल की भाषा है, वो डिंगल और पिंगल है। क्या है बच्चों? डिंगल और पिंगल है। यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पुट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ध्यान रखना कि एक राइटर और आता है यहां पर, विद्यापति। विद्यापति की रचना भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो आपको दिमाग में रखनी है कि कौन सी रचना यहाँ पर हो सकती है। कमेंट्स में बताओ कि विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं, और आपको बताना है कमेंट्स में मेरे को ये। ठीक है, आगे देखना है हमें। आगे जो काल चला हमारा, भक्ति काल चला। आगे जो काल चला है हमारा, कौन चला है भैया? भक्ति काल चला है। और अगर हम इसकी बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल का जो भक्ति की जो उत्पत्ति हुई है, वो भज धातु से हुई है। ठीक है, भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है हमारा, भज धातु से है जिसका अर्थ होता है भक्ति करना। और इसमें जो सबसे पहले जो हमें मिलता है, इसका जो हमें जो वर्णन मिलता है हमें, श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, और भक्ति के आदि प्रेरणता जो रहे, भक्ति के आदि प्रेरणता जो रहे, वो नारद मुनि रहे हैं। ठीक है, कौन रहे? नारद मुनि रहे हैं। और भक्ति का जो उद्भव जो माना जाता है,
वो दक्षिण के अलवार भक्तों से मान जाता है। किन से मान जाता है बच्चों? दक्षिण के अलवार भक्तों से मान जाता है, और उनकी संख्या कितनी है? 12 है। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं इसको, कि भक्ति काल के जो कवि हैं। अब ये भक्ति काल भी देखो, ध्यान रखना, ये दो भागों में बटा हुआ है, निर्गुण और सगुण। ये भी दो भागों में बटा है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ये राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये दो शाखाओं में बटा हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर ये जो राइटर हैं, ये प्रेम मार्गी शाखा के हमने पहले रखे हैं, क्योंकि यहाँ से रचना यहाँ पर पूछी जा रही है यहाँ पर, तो इनको हमने पहले रखा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखनी है ये चीज। देखो, पहला राइटर है कुतुबन, ठीक है। इसकी रचना है मिर्गावती। ये रचना पूछी जाती है, किसकी है? मिर्गावती जो रचना है वो किसकी है? कुतुबन की है। अगला राइटर है मंझन, इसकी रचना है मधुमालती। कौन सी है इसकी रचना? मधुमालती। अगला राइटर है मुल्ला दाऊद, इसकी रचना है चंदायन। कौन सी रचना है इसकी? चंदायन, ये पूछी जाती है। अगला राइटर असाइद, इसकी रचना है हंसावली। क्या है इसकी रचना? हंसावली। अगला राइटर है ईश्वर दास, इसकी रचना है सत्यवती कथा। ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अगला राइटर उस्मान, इसकी रचना क्या सी है? चित्रावली। कौन सी है? चित्रावली। अगले राइटर हैं जायसी, इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, और भी हैं, लेकिन ध्यान रखना है पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये महाकाव्य है। क्या है बेटा? महाकाव्य है, ठीक है। भक्ति काल का सबसे पहला महाकाव्य यही है, महाकाव्य प्रेमाश्रय शाखा में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगली रचना अखरावट है और आखिरी कलाम में, ये पूछी जाती है। अगले राइटर है शेख नबी, इनकी रचना है ज्ञानदीप। क्या है? ज्ञानदीप। अगले राइटर नूर मोहम्मद, इनकी रचना है इंद्रावती, और दूसरी है अनुराग बांसुरी। ये है अनुराग बांसुरी। कौन सी भैया? अनुराग बांसुरी। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? आशा कर रहा हूँ आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा, जानकारी भी अच्छी है। और ये मैंने जो आपके लिए रखा है, बिल्कुल सिलेक्टिव चीज रखी है, जहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। अगला है गोरखनाथ, गोरखनाथ की रचना ज्ञान तिलक और प्राण संकली है। प्राण संकली है, संकेली नहीं है यहाँ पर, ठीक है, प्राण संकली है। अगले राइटर है नावादास, इनकी रचना है अष्टयाम, ठीक है। अष्टयाम, अष्टयाम जानते हो? 8 याम, मतलब 8 पहर। कबीर का एक दोहा भी है कि हमारे जो पहर होते हैं वो 8 पैर होते हैं। कबीर का एक दोहा है कि कबीरा संगत साधु की, हरि और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, 8 पहर उपाधि, ठीक है। तो इसमें पहरों की बात है। अगले राइटर जो है यहाँ पर, अगले राइटर को हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा, अगले राइटर को हम देखेंगे यहाँ पर, कौन है? कबीरदास। कौन से? कबीरदास। ये जो है ज्ञान मार्गी, अभी हमने बात की प्रेम मार्गी शाखा, जो निर्गुण शाखा है वो दो भागों में बटी हुई है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो अभी हमने प्रेम मार्गी शाखा के कवियों को पहले उठाया है, उस काल में ज्ञान मार्गी शाखा के कवि आए हैं। तो अभी भक्ति काल की अभी निर्गुण शाखा ही चल रही है। इसमें पहला राइटर आएगा कबीरदास। कबीरदास की जो रचना है, 3 रचना है। साकी शबद रमैनी, इनका एक शिष्य है जिसका नाम है धर्मपाल, उसने इन तीनों रचनाओं को एक जगह संग्रहित कर दिया, उसका नाम दे दिया बीजक। तो ध्यान रखना, बीजक भी किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास का। और साकी शब्द का अर्थ होता है साक्षी, होता है साक्षी या गवाह, ठीक है। अगला है, अगले राइटर हैं यहाँ पर तुलसीदास। कौन से हैं? तुलसीदास। ये यहाँ पर जो राइटर्स आ गए हैं, मैंने इंपॉर्टेंट राइटर्स यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर रविदास भी हो सकते हैं, ठीक है, उनका दूसरा नाम रैदास है। तो रविदास के जो है, रविदास की वाणी आ जाएगी, तो वो निर्गुण शाखा में आ जाएंगे, बहुत सारे कवि आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने जो लिया है महत्वपूर्ण लिया है यहाँ से। अगला राइटर जो है, हम अगर हम दूसरी शाखा में चलेंगे, सगुण मार्गी शाखा में, तो उसका जो सर्वश्रेष्ठ कवि है वो तुलसीदास है। कौन सा है? तुलसीदास। तो तुलसीदास को हमने यहाँ पर लिखा है। तुलसीदास की जो रचना है, पहली रचना, वो रामचरितमानस हमने यहाँ पे ली है। इसे ध्यान में रखना है इस समय वर्तमान के परिदृश्य में, क्योंकि जो यहाँ पर इस समय यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पुट अप होगा, रामचरितमानस देख रहे हैं आप, कितना भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है। 22 तारीख में उसका जो है भूमि पूजन वगैरह जो प्रोग्राम है वो होना है वहां पर। तो यहाँ से मेरा अपना मानना है कि यहाँ से प्रश्न पुट अप होगा, पक्का होगा। और
ये थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। तुलसीदास की जो रचना है वो रामचरितमानस है। वैसे तो इन्होंने 12 रचनाएं की हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है, लेकिन काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है वो इनकी 25 रचनाओं की बात करती है। कितनी रचनाओं की बात करती है? 25 रचनाओं की बात करती है। लेकिन वो डेप्थ का विषय है, वो उसके में हमें यहाँ पर चर्चा नहीं करनी है। लेकिन इसमें जो है आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितने कांड है। कांड से मतलब भाग, उसके कितने भाग है यहाँ पर। तो इसके जो है 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पहला है वालकांड, फिर है अरण्य कांड, फिर है उत्तरकांड, फिर है किष्किंधा कांड का है, और फिर है सुंदरकांड, फिर है लंका कांड। ठीक है, ये इसमें 7 कांड है। तो ध्यान रखना कि किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो कांड है वो बाल कांड है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है। सबसे बड़ा जो कांड है वो बाल कांड है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं आपको। बाल कांड में जो है, देखो, बाल कांड में जो है हमारे कितने 361 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 361 दोहे हैं। और अरण्य कांड में जो है 46 दोहे हैं। कितने हैं बेटा? 46 दोहे हैं। फिर उत्तरकांड है। उत्तरकांड में जो दोहों की संख्या है वो 130 है। कितनी है? 130 है। फिर किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में जो उत्तर इसकी संख्या है वो 30 है। फिर कितनी है? 30 है। और फिर उसके बाद में आया है हमारा सुंदरकांड। सुंदरकांड में जो दोहों की संख्या है वो है 60। कितने हैं? 60 दोहे हैं यहाँ पर। और फिर लास्ट में आया है हमारा लंका कांड। लंका कांड जो है हमारा, लंका कांड, इसमें 121 दोहे हैं। कितने हैं? 121 दोहे हैं। और एक कांड इसमें और छूट रहा है, वो है अयोध्या कांड। कौन सा है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, इसमें जो दोहों की संख्या अयोध्या कांड में वो 326 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 326। तो सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है? 361 किसमें हो रहा है? बाल कांड में हो रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये सुंदर कांड जो है, इसका एक 57 नंबर पे एक दोहा है, वो बड़ा ही अच्छा दोहा है। जब भगवान राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, तो वहां पर वो रास्ता देने के लिए तत्पर नहीं था, अपने उसमें लीन था। तो यहाँ पर एक पंक्ति कही जाती है कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बोले राम सकोप तक, भयविन होत ना प्रीत। भयविन होत ना प्रीत, ये कहा जाता है कि भय के बिना जो है प्रीति, प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, ठीक है, जैसे तुमसे कहा जाए कि बच्चों तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, लेकिन माँ बाप तुम्हें डराएं कि देखो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर तुम्हें मैं काम पे कहीं लगा देंगे हम तुम्हें, ठीक है, तुम बहुत वो कर रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, तो आपके अंदर डर होगा, और डर से ही प्रीति होगी। प्रीति किसके प्रति होगी? आपकी पढ़ाई के प्रति भी होगी, और आप अच्छे से पढ़ लेंगे वहां पर। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट दोहा है, ध्यान रखना। वो चौपाई छंद के अंतर्गत रहेगा। अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि इनकी और भी रचनाएं हैं। एक है विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, ठीक है, गीतावली, दोहावली, ये इनकी और भी रचना है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर। इसमें ध्यान रखना कि रामचरितमानस की जो भाषा है, रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। क्या है? अवधी है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। और एक रचना और है यहाँ पर इनकी, विनय पत्रिका। ये जो विनय पत्रिका है, इसे ध्यान रखना, इसकी जो भाषा है वो ब्रज है। ध्यान रखना कौन सी है? ब्रज भाषा है। और देखो एक वृत्तांत मेरे को याद आ रहा है, ये जो तुलसीदास हैं, ये जो है इसको जो है संस्कृत भाषा में लिख रहे थे। जब रामचरितमानस का ये बुक कर रहे थे, तो ये जो है उसमें संस्कृत भाषा में इसको लिख रहे थे। इसके पीछे प्रेरणा का बड़ा वो है। प्रेरणा, जैसे किसी व्यक्ति को प्रेरणा जो है बड़ी ऊंचाई तक या बड़ी अच्छी तरक्की तक उसको लेके जा सकती है। तो इनकी पत्नी थी जिसका नाम था रत्नावली, ये बिना बताए वो मैके चल जाती है। तब वहां पर जो है उनको पाती है, ये व्याकुल हो जाते हैं, और वहां पर जो है ससुराल अपनी पहुंच जाते हैं। तो वहां पर इनकी पत्नी इनको डांटते हुए, फटकारते हुए बोलती है कि, इनकी पत्नी डांटते हुए फटकारते हुए बोलती है, दिमाग से मेरा स्लिप हो रहा है, क्या पंक्ति थी थोड़ा सा?
अभी आएगी तो मैं बताऊंगा, तो मैं समझाऊंगा। तो वो पंक्ति जो है दिमाग से मेरे थोड़ा स्लिप हो गई है, अभी क्या पंक्ति थी। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इनकी जो दूसरी रचना है ये तुलसीदास जी की, वो कौन सी है, हमारी इंपॉर्टेंट विनय पत्रिका। और ये किसकी है भैया, किसमें है, इसमें ब्रजभाषा में है, किसमें है, ब्रजभाषा में लिखित है ये जो है। और वो पंक्ति मेरे दिमाग में फिर से आ गई कि कहती है कि लाज ना लागत आपको, लाज ना लागत आपको, दोहरे आऊं ई काल, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ। अगली पंक्ति कहती है वो, अस्थि चर्मम देहमम तामे ऐसी प्रीति, आदि जो होती श्री राम में तऊ न होती बहु प्रीति। तो ये जो पंक्ति है उनके जीवन के उद्बोधन के लिए है। और तुलसीदास वहां से तुरंत आते हैं ससुराल से, और इसका जो है रामचरितमानस को लिखना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या संस्कृत भाषा में लिख रहे थे, ये लिखते थे, वो गायब हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक बार स्वप्न में इनके हनुमान जी आए और फिर पंक्ति कही जाती है कि तुलसी कैसे करते मानस का नाद, तुलसी कैसे करते मानस का नाद, तुलसी कैसे करते मानस का नाद, यदि उन्हें महावीर का मिलता नहीं प्रसाद। महावीर मतलब हनुमान जी के लिए यहाँ पर। अगर हनुमान जी जब उनके स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि इसे जनमानस की भाषा के अनुसार बनाओ, तो जनमानस की भाषा के अनुसार जब उन्होंने वहां पर रखा उसको, तो इन्होंने अवधी भाषा ली। कौन सी भाषा ली, अवधी भाषा ली। और अयोध्या वाला जो फैजाबाद मंडल वाला क्षेत्र है, वहां पर अवधी का पूरा बोलबाला रहता है, अवधी और भोजपुरी भाषा वहां पर रहती है। तो वहां पर ब्रज भाषा का भी समझ में थोड़ा थोड़ा मिलता है हमें। तो वो चीज वहां पर उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। और रामचरितमानस में मानता हूं कि हर हिंदू परिवार के घर में रामचरितमानस आपको मिली जाएगी, और बुजुर्ग लोग मंदिरों में उसका वाचन करते हैं। उसमें जो सुंदर कांड है, बहुत अच्छा कांड है। दूसरा है, एक रचना है इनके हनुमान बाहु, ध्यान रखना, हनुमान बाहु। जब ये 6 रोग से पीड़ित हो गए तब वो वहां पर लिखी गई है, और अपनी पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु का इन्होंने रचना की है, ये बात भी ध्यान रखना। अगला क्या है, अगला राइटर है हमारे, अगले राइटर है मीराबाई। ठीक है, ये मीराबाई है। देखो मैंने यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो राइटर्स हमने लिया है, यहाँ पे जो राइटर्स हमने लिया है, ये तुलसीदास लिया है। तुलसीदास के बाद में जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कृष्ण मार्गी सागा कभी आ गए हमसे। तो मीराबाई यहाँ पे क्या है, कृष्ण मार्गी सागा, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, रास गोविंद नहीं है, राग गोविंद, फिर है पदावली, और फिर है गीत गोविंद। थोड़ा मिस प्रिंट है, ध्यान रखना। अगला है सूरदास, सूरदास के रचना सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है। ठीक है, ये यहाँ पर है। अगले राइटर नंददास है, इनकी रूप मंजरी, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी और सुदामा चरित। कौन सी है, सुदामा चरित, यहाँ पर रचना है इनकी, सुदामा चरित। ठीक है, ये इनकी रचना है। अगले राइटर रसखान है, इनकी जो है प्रेम वाटिका है, दानी लीला है, रसखान। ठीक है, रसखान, रसखान भी जो है बहुत अच्छे कवि हैं, और इन्होंने कृष्ण के ऊपर अपना सारा वो लिखा है। और रसखान के संदर्भ में एक वो कहा जाता है, उस काग के भाग कहियो क्या, उस काग मतलब कौए के भाग क्या कहोगे, जो श्री हाथ ले गए माखन लगी रोटी। श्री मतलब भगवान कृष्ण के हाथों से माखन लगी रोटी को लेके चला जाता है। देखो कौए को सूखी रोटी मिल जाए, सूखा टुकड़ा मिल जाए, बहुत है उसके लिए, लेकिन उस काग के क्या भाग कहोगे। ठीक है, उस कौए के क्या वो कहोगे आप, जो श्री हाथ से मतलब श्री कृष्ण भगवान के हाथ से माखन लगी रोटी को ले जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नरोत्तम दास की तो इनकी सुदामा चरित है, केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। तो ध्यान रखना, केशव दास ने जो है यहाँ पर ये रामचंद्रिका लिखी है, भगवान राम को आधार बनाकर लिखी गई है। ठीक है, अगले राइटर जो है हृदय राम है, इनकी रचना हनुमान नाटक है। हनुमान बाहु किसकी है, तुलसीदास की है, और हनुमान नाटक किसकी है, हृदय राम की है। ठीक है, ये हमने भक्ति काल में थोड़ा सा यहाँ पर इसको जाना। हाँ, अगले जो हम काल में आते हैं वो रीति काल में आते हैं, रीति काल अथवा उत्तर मध्य काल। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, आप नोट कर लो उसने, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो साहित्य सृजन हुआ है वो उच्च कोटि का साहित्य सृजन हुआ है। 2 महाकाव्य हमें देखने को मिले, कौन कौन से, रामचरितमानस और
हमारा पृथ्वीराज रासो। और दूसरा क्या था हमारा पृथ्वीराज रासो, नहीं वो तो आदिकाल में, सॉरी, जो उनका है जायसी का पद्मावत। पद्मावत और वो दो महाकाव्य हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में और भी राइटर्स जो उनकी रचना भी उच्च कोटि की रही हैं। तो ये वाला जो काल है वो हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ध्यान रखना किसको आता है बेटा, भक्ति काल को कहा जाता है। कौन से काल को कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। किसने कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। किसने कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। अगला है रीतिकालीनता उत्तर मध्यकालीन साहित्य। तो यहाँ पर पहले राइटर जो है चिंतामणि है, इनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु। कल्पतरु है ता और छूटा हुआ कल्पतरु। काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार। भूषण की है शिवराज भूषण, शिवावामनी, छत्रसाल दशक। ये भूषण की रचना है, पूछी जा सकती है आपसे, शिवराज भूषण, शिवावामनी, छत्रसाल दशक। बिहारी की है बिहारी सस्सई। बिहारी की है बिहारी सस्सई, ध्यान रखना। और आलम की है आलम केली। घनानंद की है सुजान हित प्रबंध। और इश्क लता, कृपानंद और यमुनावश। अगले भिकाईदास हैं, ये यहाँ पर एरर है। भिकाईदास की काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। दूल्हा कवि है, इनकी है कवि कुल कंडाभरण। तो यहाँ पर जो है हमें ये थोड़ा अतिरिक्त है, टीएसटी वैक नहीं आएगा। तुम यहाँ पर देखना ना, भूषण की रचना देखना, चिंतामणि की देखनी है और बिहारी लाल की देखनी है। ठीक है, 3 राइटर्स की रचना देखनी है। घनानंद की यहाँ पर देख लेना, इश्क लता पूछी जाती है, सुजान हित प्रबंध भी पूछी जाती है। ठीक है, आगे जो हम बढ़ते हैं, आगे जो बढ़ रहे हैं हम, वो आधुनिक काल में बढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन से काल में बढ़ रहे हैं बेटा, आधुनिक काल में। अब आधुनिक काल में जो हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आधुनिक काल के अंतर्गत जो हम देखेंगे कि आधुनिक मतलब हर चीज में बिल्कुल आधुनिकता, नयापन सा है यहाँ पर हमें मिलेगा। जब मैं आपसे अलंकार की बात करूंगा तो वहां पर समझाऊंगा कि आदिकाल के कवियों ने किस चीज को अपने उसमें रखा है, भक्ति काल के कवियों ने कैसे नायक नायिका को इंगित किया है, रीतिकालीन कवियों ने कैसे नायक नायिका को इंगित किया है, और आधुनिक काल के कवियों ने नायक नायिका को कैसे अपने साहित्य का सृजन करते हुए इंगित किया है, कैसे उनको प्रेजेंट किया है। तो वो सारी चीजें मैं अलंकार वाले उसमें जब मानवीकरण अलंकार पढ़ाऊंगा तब वहां पे उसकी चर्चा करूंगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन हो जल्दी से हो, इसलिए थोड़ा सा तेज भी पढ़ा रहा हूं। लेकिन यहाँ पर हमें देखना आधुनिक काल, आधुनिक काल का जो समय सीमा 1900 से 1919 तक का समय है। 1900 से 1919 1900 से 1919 ईस्वी तक का समय है। इसमें जो ये गद्य से संबंधित पुस्तकें हैं, मुंशी 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 सदा सुखलाल नियाज का जो है क्या है, सुख सागर है। कौन सी रचना है, सुख सागर है। लल्लू लाल की कौन सी है, प्रेम सागर है। सदल मिश्र की कौन सी है, नासिकेतोपाख्यान है। सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान है। लेकिन यहाँ पर राइटर छूट रहा है ईशा उल्ला का, ईशा उल्ला, हाँ, इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। कौन सी है बेटा, नासिकेतोपाख्यान। इसको यहाँ पे नोट कर लेना, नासिकेतोपाख्यान। फिर है राम प्रसाद निरंजनी। अगला राइटर कौन है, राम प्रसाद निरंजनी। इनकी कौन सी है, भाषा भाषा योग वशिष्ठ है, भाषा योग वशिष्ठ है, भाषा योग वशिष्ठ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी है, फूलों का गुच्छा। बकरी बिलाप, उर्दू का स्यापा, प्रेम सरोवर। फूलों का गुच्छा पूछी जाती है। 1 वर्ष में पूछा था फूलों को गुच्छे को क्या कहते हैं। ठीक है, अनेक शब्द फूलों को गुच्छे को क्या कहते हैं, ध्यान रखना बेटा, इस्तबक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इस्तबक कहते हैं, इस्तबक। फूलों गुच्छे को 1 वर्ष में क्या कहते हैं, इस्तबक कहते हैं। दूसरा है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में जो 1936 तक का समय रहा है, इसमें जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, जिन्होंने आदिकाल को बीज बपन काल नाम से विभूषित किया है। तो यहाँ पे कुमार संभव कार है, कविता कलाप है, काव्य मंजूषा है, कान्य कुब्ज है, अवला विलाप है, गंगा लहरी है। ये इनकी रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, इनका प्रिय प्रवास, ठीक है, वैदेही वनवास, ठीक है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, रस कलश और पदम प्रसून, ये रचना यहाँ पे पूछी जाती है। ठीक है, एक रचना और देखो इनकी, पारिजात। पारिजात, ये भी इन्हीं की रचना है और ये भी रचना पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अगले राइटर है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, इनका जयद्रथ वध है, भारत भारती है, पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है, नाहूस है, जय भारत है, विष्णु प्रिया है, द्वापर द्वापर है और झनकार है। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त भी बहुत अच्छे राइटर्स हैं, मैथिली शरण गुप्त। और इनके बारे में अगर हम देखें, इनके बारे में अगर हम जाने मैथिली शरण गुप्त, तो बड़े ही
उच्च कोटि के कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त, और इनका जो साहित्य है वो भी अपने आप में अद्भुत है। वो भी अपने आप में क्या है, अद्भुत है। और इनकी एक पंक्ति है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। एक पंक्ति है इनकी बहुत अच्छी। और जिसको निज गौरव निज अभिमान है, वह नर नहीं पशु है और मृतक समान है। ठीक है। और कहते हैं, भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रस धान नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर और मृतक समान है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। ऐसा, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है। पंक्ति में अलंकार भी पूछा जाता है। ठीक है। और एक पंक्ति इसकी पूछी जाती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मैथिलीशरण गुप्त की पंक्ति है, बड़े अच्छे राइटर्स हैं मैथिलीशरण गुप्त। तो ध्यान रखना है, इनकी सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साकेत, ठीक है, साकेत और यशोधरा, साकेत, ठीक है, साकेत अयोध्या का वर्णन है इसमें, साकेत। अगले रामनेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी, ये इनकी रचना है। कविता कौमुदी पूरी एक रचना है। ठीक है। अगला राइटर है, अगला जो युग है वो छायावाद है, 1936 से 1943। समय सीमा भी पूछ सकता है, समय सीमा भी इसकी पूछ सकता है, समय सीमा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनकी हिम किरीटनी है, हिम किरीटनी, हिम तरंगणी और माता नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा और मुकुल, त्रिधारा और मुकुल। हिम तरंगिणी को शायद साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है। अगले राइटर जयशंकर प्रसाद है, इनकी उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, अयोध्या का उद्धार है, सुखोच्चवास है, महाराणा का महत्व है, झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है। कौन सी है? कामायनी। तो कामायनी यहाँ पर महाकाव्य, ध्यान रखना, महाकाव्य है। और ऐसे ही ये यशोधरा महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले जो राइटर्स यहाँ पे हमें मिलते हैं छायावादी युग में, छायावादी युग में वो महादेव वर्मा मिलती है। इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगिरी, यामा, दीपशिका, ये इनकी रचना है महत्वपूर्ण। ठीक है। इसका एक सूत्र बन जाएगा, नीर निशा, नी से निहार, रा से रश्मि, नी से फिर निशा, सांदेगीत। ठीक है। यामा और दीपशिका, यामा पर इनको जो है, यामा पर इनको जो है 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और 1982 तक, अभी हम उसमें बात करेंगे, 1982 तक ये जो पुरस्कार था किसी भी राइटर्स की एक कृति, उच्च कृति पर दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद से उसके जो है संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा है, ये ध्यान रखना है। अगला है राइटर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये इनकी रचना है। अगले राइटर नरेंद्र शर्मा, इनकी प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवान, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर अगला अगर हम देखें यहाँ पर, अगला अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेना, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इस पे। अगला अगर हम देखें यहाँ पर तो छाया बादोत्तर काला आया, इसमें रामधारी सिंह दिनकर के हुंकार, रेणुकू, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती, ये रचनाएं यहाँ पर इनकी। कुरुक्षेत्र रचना पूछी जाती है, किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की है। एक रचना इनकी उर्वशी भी है। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, कहते हैं ना कि अगर मैं कभी होता तो तेरे बारे में अपना ख्याल लिखता, अगर मैं कभी होता तो तेरे बारे में अपना ख्याल लिखता, मैं लिखता तुझे स्वर्ग की अप्सरा, मैं लिखता तुझे स्वर्ग की अप्सरा और उर्वशी तेरा नाम लिखता, अगर मैं कभी होता तो तेरे बारे में अपना ख्याल लिखता, मैं लिखता तेरी आंखों को दो दहकते अंगारे, मैं लिखता तेरी आंखों को दो दहकते अंगारे और तेरे हुस्न को 16वां साल लिखता, अगर मैं कभी होता तो तेरे बारे में अपना ख्याल लिखता। ऐसे भी राइटर्स ने अच्छी अच्छी पंक्तियां कही हैं। सूत की माला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, संत तरंगनी, मिलन यामिनी, आरती, अंगोर, अंकुल अंतर, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर केदारनाथ सिंह है, इनकी नींद के बादल, फूल नहीं रंग भूलते हैं, युग की गंगा, ठीक है, ये भी रचना पूछी जा सकती है। अगले राइटर हैं गजानन माधव मुक्ति बोध, इनकी है चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, ये रचना भी इंपॉर्टेंट है।
अगले राइटर है धर्मवीर भारती, इनकी अंधा युग पूछी जाती है, ठंडा लोहा पूछी जाती है, 7 गीत वर्ष पूछी जाती है, कनुप्रिया पूछी जाती है। ठीक है, चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा को इसको भी शायद पुरस्कार मिला हुआ है, अभी हम चर्चा करेंगे, इस मिट्टी में मेरे नहीं आ रहा है। अगले हैं नरेश मेहता, इनकी संशय की एक रात, बान पंखी सुनो, मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चीड़ को। फिर निराला है कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी, खजोहरा, मांस का डॉगलस, स्फटिक शिला, नए पत्ते, गीत गुंज, ये इनकी रचनाएं हैं। निराला सांदे कांकली इनको मरणोपरांत प्रकाशन हुआ है 1960 में। देखो एक चीज ध्यान रखना, भक्ति काल में तुलसीदास, और ये जो है छायावादोत्तर काल में हम कह सकते हैं, या छायावादी का उसमें भी इनको रहते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो राइटर्स हैं यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी एक रचना है तुलसीदास। दास, और दूसरी है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति, राम की शक्ति पूजा। ये जो रचनाएं हैं ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा आपको जो है देखना है। ठीक है, अगला जो है हमारा, फिर हम उपन्यास की तरफ चलेंगे। हिंदी उपन्यास में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, और उपन्यास पे भी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। उपन्यास क्या है हमारे, श्रद्धाराम फुल्लोरी का भाग्यवती, ठीक है। फिर लाला श्रीनिवास दास का कौन सा है, परीक्षा गुरु, यह पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। ये ध्यान रखना इस बात को कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा, परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास का है। ठीक है, फिर बालकृष्ण भट्ट का 100 अजान 100 जान, उत्तम ब्रह्मचारी, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, ठीक है, कटोरा भर खून, ठीक है, भूतनाथ पूछा जाता है किसका है। फिर मेहता लाजाराम शर्मा का धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, हिंदू ग्रस्त, आदर्श दंपति, सुशीला विधवा, ठीक है, आदर्श हिंदू, ठीक है, आदर्श हिंदू, ये भी अच्छा है इनका उपन्यास। ठीक है, फिर मुंशी प्रेमचंद आ जाएंगे, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गवन, गोदान, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र अपूर्ण है, ठीक है, गोदान गवन ये पूछे जाते हैं, ठीक है, रंगभूमि पूछा जाता है, ठीक है, ये इनके अच्छे उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद के। और प्रेमचंद के इन उपन्यास का इन्हें उपन्यास सम्राटकार कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम जयशंकर प्रसाद, इनकी कंकाल, इरावती, ठीक है, अधूरा है, तितली, ये इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट राइटर हैं जैनेन्द्र, इनका परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता, ठीक है, सुनीता पूछा आता है, सुखदाम, मुक्तिबोध, जयवर्धन, विवर्त, व्यतीत, ठीक है, विवर्त पूछा आ सकता है। ठीक है, अगले हैं यशपाल, इनका दिव्या, झूठा सच, ठीक है, 2 भाग हैं इसके, दादा कामरेड, ठीक है, ये महत्वपूर्ण, बाकी छोड़ दें उसको। आज्ञा के शेखर, एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण वो हैं। अगले प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रमुख पत्र पत्रिका कौन से उनको देख लेते हैं हम। पहला बंगाल गजट है, भारत का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी में। हिंदी का कौन सा, उदंत मार्टन साप्ताहिक, प्रथम हिंदी पत्र, कलकत्ते से प्रकाशित, 30 मई 1826, संपादक पंडित जुगल किशोर। इस 30 मई के कारण हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको, जीएस का क्वेश्चन बन जाएगा 30 मई में। ठीक है, अंगदूत साप्ताहिक है, कलकत्ता से प्रकाशित है, 1829 समय है, ठीक है, प्रकाशन प्रारंभ में। बनारस अखबार है, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित, पहला हिंदी समाचार पत्र, काशी से प्रकाशित, संपादक राजा से प्रशासित आर्य हिंद। समाचार सुधावर्षण सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र है, कलकत्ते से प्रकाशित 1854 में, संपादक श्याम सुंदर सेन। प्रजा हितैषी आगरा से प्रकाशित, संपादक राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तत्वबोधनी पत्रिका बरेली से प्रकाशित, वृत्तांत विलास मासिक जम्मू से प्रकाशित, कवि वचन सुधा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मासिक पत्रिका है, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद है। हरिश्चंद मैगजीन, ठीक है, बनारस से 1773, संपादक भारतेंदु। पाला बोधनी, ठीक है, मासिक पत्रिका है, केवल महिलाओं के लिए थी, 1874 में, भारतेंदु। अगला हिंदी प्रदीप बहुत इंपॉर्टेंट है, 1876 में, मासिक इलाहाबाद से निकलता है, संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन से भैया इसके, बालकृष्ण भट्ट। अगली है आनंद कादम्बनी, 1881, मासिक मिर्जापुर से, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। फिर भारतेंदु, ठीक है, वृंदावन, राधाचरण गोस्वामी है इसके। अखबार चुनारवा, कोहिनूर, उर्दू के पत्र हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं।
उपन्यास मासिक संपादक पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। ब्राह्मण कानपुर से संपादक प्रताप नारायण मिश्र। नागरी नीरद साप्ताहिक मिर्जापुर से संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। ठीक है, अगले देखते हैं हम थोड़े से। द्वंद्व मासिक है लाहौर से अंबिका दत्त व्यास। भारतोदय, भारतोदय किसका है? दूसरा हिंदी है, दूसरा हिंदी दैनिक जागरण है, दैनिक पत्र है 1885 में कानपुर से प्रकाशित। भारत मिश्र है, भारत मित्र है, भारत मित्र 1878। बाल मुकुंद गुप्त। नागरी प्रचारणी पत्रिका त्रिमासिक है, काशी से प्रकाशित है, श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह इसके 3 हैं। समालोचक जयपुर से संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगली सरस्वती पत्रिका है, इलाहाबाद से प्रकाशित, प्रारंभ में काशी से, 1900 इसका समय, संपादक चिंतामणि घोष हैं। ठीक है, 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे हैं। क्वेश्चन पट ऑफ हो सकता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है हमारा, अगला है हमारा, देखो अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय 1907 में साप्ताहिक है, प्रयाग से निकलता है, मदन मोहन मालवीय हैं। ठीक है, और इसमें यह संधि है अभ्युदय शब्द में। और ध्यान रखना सरकार की यूपी गवर्नमेंट ने अभ्युदय के नाम से जो कोचिंग एक संस्था चल रही है, जिसमें जो है बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जा रहा है। और ये जो अच्छे शहर हैं, मतलब मोस्टली जो बड़े जिले हैं, वहां पर इनको संचालित किया जा रहा है। और यहाँ से भी काफी बच्चे जो है अभ्युदय योजना के अंतर्गत चयनित हो रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। प्रताप 1913 साप्ताहिक कानपुर से प्रकाशित, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके वो हैं। प्रभा 1913 मासिक, खंडवा कालूराम बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य संदेश संपादक बाबुल राम, आगरा से प्रकाशित। चांद देखो, ठीक है, संपादक रामस्वरूप चंडी प्रसाद महादेव वर्मा भी है चांद की। माधुरी के संपादक प्रेमचंद। सुधा के निराला। विशाल भारत कलकत्ता से बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञे भी हैं इसके। हंस के, हंस पत्रिका पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, बनारस से प्रेमचंद है। और ये इस्पावनी रूपाभ है, मासिक है, पंत का, सुमित्रन पंत का है, पूछा आता है। मतवाला इंपॉर्टेंट है, निराला का मतवाला। समाचार पत्र किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला हम देखते हैं, देखो एक दिनमान देखते हैं, अज्ञे का है। ठीक है, धर्मयुग धर्मवीर भारती का, ज्ञानोदय कलकत्ता से प्रकाशित होता है। राइटर नेम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। अगला देखो, यहाँ पर प्रमुख गुरु शिष्य हैं, प्रमुख गुरु शिष्य हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें इनको देखना है। देखो यहाँ पर पहला नंबर पर दिया है गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। तुलसीदास गोस्वामी के गुरु बाबा नरहरिदास। रामानंद के गुरु राघवानंद। मीरा के गुरु रैदास। नावदास के गुरु अग्रदास। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान। निम्बार्क संप्रदाय के गुरु निम्बाकाचार्य के गुरु नारद मुनि। भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जायसी गुरु शेख मोहिद्दीन चिश्ती। उस्मान के गुरु हाजी बाबा। बिहारी के गुरु बाबा नरहरिदास। पैतीसरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद निराला के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये कुछ गुरु हैं, इनको थोड़ा दिमाग में रखना है यहाँ पर हमें। देखो एक तार सप्तक से आपसे क्वेश्चन पट ऑफ होगा कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो ध्यान रखना 1943 में तार सप्तक की स्थापना हुई। 1943 में एक कवि हुए हैं जिनका नाम है सच्चिदानंद हिरन वासनाज्ञ। ठीक है, इन्होंने तार सप्तक की स्थापना की। और इसमें जो है तार मतलब तार के माध्यम से, सप्तक मतलब 7 कवियों की रचनाओं को यहाँ पर इन्होंने जोड़ा। सबसे पहला तार सप्तक 1943 में निकला, दूसरा 51 में, फिर 59 में, और चौथा 1989 में, सॉरी 79, 79 में, 89 नहीं 79 में, 1979 में, 1979 में। तो ये इनकी समय सीमा हो सकती है। पहला जो तार सप्तक निकला था 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, और चौथा 1979 में। ठीक है, ये 4 तार सप्तक निकाले हैं। तो तार सप्तक 1943 में निकला है, ये 15 नहीं है, 51 है।
ये 59 है, ठीक है। चौथा 1979 है। यहाँ ध्यान रखना, अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को राहों को अन्वेषी कहा है, ठीक है। तार सप्तक में 7 कवि होते हैं, तो यहाँ पर पहले तार सप्तक में अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर ये राइटर्स हैं। दूर से में रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर, बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र और शकुंतला माथुर हैं। हरिनारायण व्यास है। तीसरे में कीर्ति चौधरी, त्याग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दाल सक्सेना और मदन वाचन है। यूजीसी नेट और टीएसटी पीएचडी के लिए क्वेश्चन रहेगा ये। चौथा सप्तक जो है राजेंद्र किशोर जी का है। श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राम कुमार पज, अवधेश कुमार ये हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इतना है। अगला हम चलते हैं, अगला चलते हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, इसके योग्य है। इसकी स्थापना 22 मई 1961 में शाही शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिवस पर हुई थी, लेकिन पुरस्कार देने की शुरुआत 1965 से हुई है, ठीक है। पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र तथा वाग देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा इसमें दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले 1968 में मिला, देखो ये 22 भाषाओं में दिया था, अब एक भाषा और जुड़ गई है इसमें 18 से, अंग्रेजी को और जोड़ना है, तो अब 23 भाषा यहाँ पर हो जाएंगे। पहले अंग्रेजी को नहीं मिलता था, अब एक 23वीं भाषा और जुड़ गई है जो अंग्रेजी है। ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, और इसमें जो उत्कृष्ट कार्य करता है उसको ये दिया जाता था। 1982 तक जो मिला है ये किसी भी राइटर्स की एक कृति जो उसके 10 साल का समय शायद उसमें देखा जाता था, और उसमें जो उच्च कोटि की रचना होती थी उस पर ये मिलता था। लेकिन 1982 के बाद से जो है ये सारा का सारा जो है किसी भी राइटर्स के संपूर्ण साहित्य पर दिए जाने लगा है। एक चीज ध्यान रखना, तो हमें जो याद रखना है, रचनाओं में याद रखना है, वो 4 राइटर्स हैं। 68 में मिला, 72 में मिला, 78 में मिला, 82 में मिला। तो 1968 में जो मिला है सुमित्रानंद पंत को मिला है, रचना है चिदम्बरा। कौन सी है भैया? चिदम्बरा रचना को मिला है, ठीक है। थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पर। अगले हैं 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को किसमें मिला? उर्वशी में मिला है, ठीक है। 1978 में सच्चिदानंद हिरन बादशाह ने मिलेगा, कितनी नावों में कितनी बार पे मिला है इनको। और 1982 में महादेव वर्मा को यहाँ मिला है, मैंने अभी बात की थी 1982 में, ठीक है। उसके बाद में 1992 में नरेश मेहता को मिला है, 1999 में निर्मल वर्मा को मिला है, और 2005 में कुंवर नारायण को मिला है। 2009 में श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को मिला है। 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला है। 2017 में कृष्णा सोबती को मिला है। कृष्णा सोबती, सवेती नहीं है, सोबती है, संपूर्ण साहित्य पर, ठीक है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर अगला जो है, देखो यहाँ पर तुम्हें याद रखना है, देखो 68, 72 और 1978 और 1982, ठीक है। सबसे मिला पहले मिला पंत को, किसमें मिला? चिदम्बरा पे। 72 में मिला है दिनकर को उर्वशी पर। 78 में मिला है ये हम 78 में मिला है अज्ञे को, अज्ञे को मिला है। कितना? 82 मिला है महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को मिला है, ठीक है। ये 4 राइटर्स को 68, 72, 78 और 82, इन 4 को तुम्हें याद रखना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है बस आपको। 3 का नंबर है, 4 रचना याद करनी, 4 में से एक आपको फंसा हुआ मिल जाएगा। अगला यहाँ पर अगर हम चलते हैं, अगला हम चलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की ओर। तो ये जो है इसकी स्थापना जो है 12 मार्च 1954 को हुई है। भारत की मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में ये दिया जाता है। पुरस्कार राशि इसकी 1 लाख रुपए है। तो मैंने कहा था ना 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगनी पे मैंने कहा पुरस्कार मिला है, तो वो मिला था। 56 में मिला है वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या है, ठीक है। 2019 में देखो नंद किशोर आचार्य को मिल रहा है छीलते हुए अपने को, काव्य है इनका। 2018 में मिला है चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, उपन्यास है इनका। रमेश कुंतल मेघ को मिला है विश्व मिथक सरित सागर, साहित्य आलोचना है इनकी। अब अगला सरस्वती सम्मान है, ये के बिरला फाउंडेशन में मिलता है। स्थापना 1991 में हुई है। राशि 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और पट्टी का शॉल इसमें दिया जाता है। देखो ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को लेखकों के पिछले 10 सालों में प्रकाशित साहित्य कृति में दिया जाता है।
1991 में जो मिला है हरिवंश राय बच्चन को मिला है आत्मकथा है। 2013 में गोविंद मिश्र को मिला है धूल पौधों पर। ठीक है, अगला है ब्यास सम्मान। ये जो मिला है हमें के बिरला फाउंडेशन देना है, स्थापना 1991 में, राशि इसकी जो 4 लाख रुपए है। 10 वर्षों के भीतर कोई भी साहित्य कृति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला है। ठीक है, 91 में रामविलास शर्मा को मिला है। 93 में शिव प्रसाद सिंह को मिला है। 2018 में लीलाधर जोगड़ी को मिला है जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह। 2019 में नाशरा शर्मा को मिला है कागज की नाव उपन्यास है। 2020 में किसी को कृति को व्यास सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है, कोरोना काल था, नहीं मिला है। अगला सलाह का सम्मान है, इसको देख लो। सबसे पहले 1981 में महादेव वर्मा को मिला है, पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। ठीक है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में समर्पित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया प्रशस्ति पत्र मिलेगा और प्रतीक चिन्ह मिलेगा यहाँ पर। देखो, महादेव वर्मा को 81 में, 82 में जयंत कुमार को, 83 में अज्ञे को। देखो 82 में देखो महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और नयन जयंत कुमार को क्या मिला है, सलाह का सम्मान मिला है। 2017 में डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को मिला है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा साहित्य से संबंधित वो था, ये सारा का सारा वो रहा है। दूसरा, अब यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां आ रही हैं, इनको भी देख लेते हैं हाथों हाथ ही, इन्हें निपटा लेते हैं। मोसो सम कौन कुटिल खलकामी, सूरदास की पंक्ति है। माधव हम परिणाम निराशा, विद्यापति की पंक्ति है। भरोसो दृढ़ इन चरण फेरो, सूरदास की पंक्ति है। खुल गए छंद के बंद, पंत की पंक्ति है। धुनि ग्राम में उत्पन्न है, दादू योगेंद्र महामुनि रज्जब की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये रैदास की पंक्ति है। और ये माधव हम परिणाम निराशा, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद, ताते मुख मुरझे कमलानाचन, केशव दास की पंक्ति है। केशव कहीं ना जाई कही है, कहीं ना जाई का कही है। पुष्टि मार का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो लो, विट्ठल नाथ की है, विट्ठल नाथ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। ठीक है, ये बिहारी सस्सई के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखो इधर, पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जन नरप काज, ये पंक्ति पूछी जाती है। मैंने बताया था ना, ये पंक्ति यहाँ पे पूछी जाती है। देखो, पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज चंद्र काज, ये पंक्ति पूछा है, चंद्र बरदाई की है। पार बरस लो कुकर दीवे, जंगनी की पंक्ति है। गोरख जगाए जो भक्ति भगाए लोग, ठीक है, गोरखनाथ की पंक्ति है। ठीक है, गोरख जगाए तुलसीदास की पंक्ति है। झिलमिल झगड़ा दस सुत तीन लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना, कबीर की पंक्ति है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनुआ कह गए सबके दाता राम, ये पंक्ति पूछी जाती है। ठीक है, देखो, सूर अपनी बंद आंखों से बात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं, ये रामचंद्र शुक्ल की है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आए हो, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यदि इस्लाम ना आया होता तो भक्ति साहित्य का आना, बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। ठीक है, अगला देखते हैं हम यहाँ पर। एक पंक्ति है, देखो, इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू बारी है, भारत हिंदू पंक्ति है। ठीक है, और सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, भारतेंदु की पंक्ति है। एक नान ने सच किया सांप मार पिंजरे में दिया, खुसरो की पंक्ति है। ठीक है, मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कबीर की पंक्ति है। दूसरी पंक्ति देखते हैं, देखो 46 वाली। जानत है वह सृजनहारा जो कछु है, मन मरम हमारा हिंदू मग पर पाँव न रखे हूँ, का जो बहुत हिंदी भागे हूँ, नूर मोहम्मद की पंक्ति है। सुरती है नारती है नाकती है सब चाहता सोए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत होए, ये पंक्ति रहीम की है। अगली पंक्ति देखते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर।
अगली पंक्ति हम कहाँ करो बैकुंठी जाए जहां नहीं नंद, जहां ना नसुदा नहीं, जह गोपी ग्वाल न गाए। ये परमानंद दास की पंक्ति है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गए हरि नाम। ठीक है, ये कुंभन दास की पंक्ति है। जाके प्रिय न राम बेदही, सो नर ताजिए कोटि बेरी सम, यद्यपि परम सनहि। तुलसीदास की पंक्ति है विनय पत्रिका की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई की पंक्ति है। जतपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुव्रत, भूषण बिनूना ब्राज, कविता वनिता मीत, केशव की पंक्ति है। लोटा तुलसीदास को लाख टका का मोल, होल राय की पंक्ति है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम। 8 मास बीते जन्मान, अब तो करो दक्षिणादान, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। और माता पिता जगदत्ता जियो विधुना, अपना मस्तक काट के भी वह कबीर, दादू दयाल की पंक्ति है। अगला देखते हैं हम। कुंदन को रंग फीको लागे, मतीराम की पंक्ति है। सो जागी जगमन में मुद्रा, रात दिवस कन करई निद्रा, कबीर की पंक्ति है। पराधीन सपने हो सुख नहीं, तुलसीदास की पंक्ति है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। मैं हिंदुस्तान की तितलियों, अगर तुम वास्तव मुझसे पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, अमीर खुसरो की पंक्ति है। ठीक है, खुसरो का एक दोहा है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। बड़ा अच्छा दोहा है उनका। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस भरा, उल्टी कहत नवीन, देव की पंक्ति है। ये पंक्ति देखो। अमीय हलाहल मत भरे, श्याम श्वेत रत्ना, जिय तरन झुकी झुकी परत, जेहि चितपत एक बार। रसलीन की पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्ति पूछी जाती है। अति सुदोषने को मारग है, मारग है, माँ है। धनानंद की पंक्ति है। मैं मारूंगा सुख सकी, मैंने जीवन की सच्ची होना ही है। काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोड़ निवास। ये कबीरदास की पंक्ति है। ठीक है, तो ये हमने आज जो है साहित्य को थोड़ा जाना है। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं। देखो बच्चों, हमने ये पढ़ा था, ये 2 क्वेश्चन थे। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। सुमित्रन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। सूर्यकार त्रिपाठी निराले को राष्ट्र कवि महाप्राण कहा जाता है। महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मारी नहीं है, मीरा कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे थोड़ा देख लेना। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है 1% को। ये आधुनिक की मीरा, मारी नहीं है, मीरा शब्द है। ठीक है, महाप्राण कहे जाते हैं। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। सुमित्रन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। एक ध्यान रखना, पूर की जो भक्ति है वो सखा भाव की है, कृष्ण के प्रति है। तुलसी की जो भक्ति है राम के प्रति, वो दास भाव की है। ठीक है, और मीरा की जो भक्ति है, मीरा की जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, वो प्रेम भाव की है। ठीक है, प्रेम भाव की है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक दो भक्ति हैं, इनको देख लेना है। क्वेश्चन हो सकता है पूछ सके आपसे, तो ध्यान रखना है। इस टाइप के साहित्य संबंधी प्रश्न हो जाते हैं। तो आज हमने आदिकाल, आदिकाल का नामकरण, ये सब चीजों को हमने जाना है। दूसरा, रामचरितमानस जो पुस्तक है वो इम्पोर्टेंट है। 7 कांड है उसमें। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड। ठीक है, ये कांड है। इसमें कांड से प्रश्न हो सकता है। दूसरा, जो आदिकाल की रचना है, जैसे हरमाल लासो, ठीक है, बीशल देवरासो, ठीक है, दुर्गावती, भक्ति काल में, ठीक है, ये रचना कुछ हैं, पद्मावत वगैरह, ये रचना आपसे पूछी जाती हैं। तो इन रचनाओं को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। और साथ ही साथ थोड़ा सा जो है, जो हमने पढ़ाया है, इसको शुरू में थोड़ा स्पीड के साथ मैंने पढ़ाया था, तो जल्दी क्विक रिवीजन के हिसाब से पढ़ाया था। बाकी मैं बाद में अपनी को थोड़ा स्पीड को थोड़ा कम किया है। अभी की जरूरत होगी तो मैं और इसका भी शॉर्ट और आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा, और ऐसे ही सारे टॉपिकों को आपको तैयार कराता रहूँगा। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए और अपना लक्ष्य साधिए। 18 फरवरी को ही आपका पेपर होना है,
और आज से हमने शुरुआत कर दी है। अब आपको जो है साहित्य से संबंधित प्रश्नों की जो प्रश्नोत्तरी पे बात करेंगे हम, और अगली वीडियो हमारी उसी की हो। ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे हम, उसके तुरंत बाद में उसकी प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।